नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। जी हाँ, ये डिमांडेड वीडियो भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बोली थी कि सर प्लीज़ आप जो है हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी कोई वीडियो बनाएं। तो उन बच्चों की डिमांड पे जो है आज मैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो है ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा आपको सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और वो सिलेबस जो है सारी एमपी की जो यूनिवर्सिटी है उनमें चल रहा है और सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी है और एग्ज़ाम्स जो है वो चल रही है। तो मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये फर्स्ट ईयर के सभी संकाय के छात्र, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो, इनमें से जिन भी छात्रों ने वोकेशनल सब्जेक्ट या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अगर हॉर्टिकल्चर या बागवानी विषय लिया है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये प्रथम वर्ष के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, सबसे पहले तो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमने अगर बागवानी या हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट लिया तो ये आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। हॉर्टिकल्चर या बागवानी, बागवानी का मतलब होता है किसी भी चीज का बाग तैयार करना या बगीचा तैयार करना। तो वो बगीचा किस किस चीज का हो सकता है? वो बगीचा हो सकता है सब्जियों का, फलों का या फूलों का। अब ये जो बगीचे अपन तैयार करते हैं तो ये बगीचे बहुत सारी चीजों के लिए तैयार करते हैं। मान लीजिए सब्जी का बगीचा आपने तैयार करा तो वो सब्जी जो है आपकी बहुत सारी सब्जियां लगेगी, आप उनको बेचेंगे तो उससे आप मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद में फूलों का आपने बगीचा लगाया तो फूलों को भी आप बेचेंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद में फलों का अगर आपने लगाया तो फलों को भी आप बेचेंगे और उससे भी मुनाफा कमाएंगे। तो यदि आप हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें जो है उद्योग की तरह इसको उपयोग में ले सकते हैं या एक व्यवसाय के तौर पे इसको आप ले सकते हैं। इसीलिए आपको जो है ये सब्जेक्ट जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ऐड करवाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों यूनिट जो है आपकी ये इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप इसका सिलेबस अगर देखेंगे तो शुरू में आपको जब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर मैं इसको आपको इजी करके इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा और इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे, बिना स्किप किए सुनेंगे तो जरूर आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो अब फर्स्ट यूनिट जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि बागवानी का इतिहास क्या है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि भारत में बागवानी का इतिहास प्राचीन है, मतलब कि बहुत ही पुराना है। इसका दायरा काफी व्यापक है, मतलब ये काफी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। तो मैंने आपको यही चीज अभी बताई, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई ये फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। बागवानी ने भारत में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और ग्रामीण रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बागवानी जो है इसने क्या करा कि भारत में खाद्य की जो सुरक्षा जो है ये भारत को मिल पाई और इसका भारत का जो आर्थिक विकास है, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो देश है मोस्टली जो है ये एग्रीकल्चर जो है ये इसकी इकोनॉमी को बढ़ाता है हमारे देश की। तो एक तरीके से जो है इसने हमें खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास दिया और ग्रामीणों को रोजगार देने का कार्य करा, क्योंकि मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे ये सब चीजें की जाती है। अब इसके इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में भारत में बागवानी का विकास नदियों के किनारे और पहाड़ी इलाकों में हुआ जहां पानी की उपलब्धता अधिक थी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये नदी के किनारे में जो है ये सब चीजें की जाती थी क्योंकि पानी की उपलब्धता होती थी।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्यानिकी की औपचारिक शैलियों को पेश किया गया, जो बाद में मुगल उद्यान की शैली के साथ मिश्रित हो गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय बागवानी में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा और नए बागवानी फसलों को विकसित किया जाने लगा। तो मतलब कि 19th और 20th सेंचुरी में जो है इंडिया में बागवानी जो है नई नई टेक्निक्स को यूज करके बागवानी को जो है सबसे ज्यादा आगे बढ़ावा मिला। अब अगर इसके दायरे की बात करें, इसके फैलाव की बात करें, तो ये अब फलों के बागान जो लगाते हैं, फलों के जैसे कि आम, केला, अंगूर, सेब, संतरा, लीची वगैरह, इनका जो है बाग तैयार करते हैं। उसके बाद में सब्जियां हैं तो टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन, भिंडी, मूली, ये सब इनका बाग तैयार करते हैं। उसके बाद में फूल की बात करें तो गुलाब है, लिली है, सूरजमुखी है, चमेली है, इनकी जो है एक तरीके से खेती की जाती है। मसाले की बात करें तो मिर्ची हुई, अदरक हुआ, हल्दी हुई, धनिया हुआ आदि, इन सब की जो है खेती की जाती है। इनके बागान तैयार करे जाते हैं। सजावटी पौधों की बात करी जाए तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं जो सौंदर्य और सजावट के लिए उपयोग में आते हैं, उनको लगाया जाता है। अब इनका महत्व क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा, बागवानी भारत में फल और सब्जियों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो मतलब बागवानी अगर आप करेंगे तो यहाँ बहुत सारी मात्रा में अपने को सब्जियां मिलेगी, बहुत सारी मात्रा में फल मिलेंगे, तो हमको ये कहीं से जो है इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर अच्छी मात्रा में होगा तो उल्टा हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आर्थिक विकास, बागवानी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो बागवानी से जो है ग्रामीण लोग जो है वो आर्थिक तौर पे मजबूत होते हैं। रोजगार की बात करें तो बागवानी में फल, सब्जियां, फूल उगाने के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध है। तो मैंने आपको ये सब चीजें एक बार बता दी है। तो जब आप इस चीज को एक याद करने के तरीके से, रटने के तरीके से अगर आप इस चीज को करेंगे तो ये आपको कभी भी याद नहीं होएगा। पर अगर मैं जो कुछ बोल रहा हूं तो इसको आप एक तरीके से जो वार्तालाप के तौर पे लें कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप उसको सुन रहे हैं, बस उस तरीके से अगर आप इस क्लास को लेंगे तो आपको जो है अलग से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको जब परीक्षा में आप लिखते रहेंगे कॉपी में तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि सर ने ये चीज अपने को उस समय बोली थी। फिर रोजगार हो गया। फिर निर्यात की बात करें तो भारत बागवानी उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मतलब कि ये जो है वो सारे जो यहाँ से चीजें जो है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे कि जो है बहुत ज्यादा फायदा देश को होता है। उसके बाद में पर्यावरण को भी ये फायदा पहुंचाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीज है वो है आपका, अगला टॉपिक जो है इसमें आपका कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। एक टॉपिक आपका है कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो भारत में वाणिज्यिक बागवानी एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। वाणिज्यिक बागवानी की बात हो रही, मतलब कि आपका कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है। तो वाणिज्यिक बागवानी जो है ये एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जो फल, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों को व्यावसायिक रूप से उगाते हैं। तो वही वाली बात है, वाणिज्यिक रूप, बिजनेस के तौर पे, कॉमर्शियल यूज। तो मतलब कि ये फल, सजावटी पौधे हैं, सब्जियां है, फूल है, इनको क्या करते हैं, ये व्यावसायिक रूप से उगाते हैं और इसमें उत्पादन, विपणन और प्रबंधन के साथ साथ नई टेक्निक और टिकाऊ प्रथाएं शामिल है। भारत में बागवानी का उत्पादन 2021-22 में 347.18 मिलियन टन और 2022-23 में 350.87 मिलियन टन तक पहुंच गया है।
तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो आपको ये कहना है कि कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर का मतलब ये होता है कि बिजनेस के तौर पे जो है हम हॉर्टिकल्चर का उपयोग करें। तो हॉर्टिकल्चर का उपयोग बिजनेस के तौर पे कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम जो है अलग अलग प्रकार के फल लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है सब्जियां लगाते हैं। तो ये सब चीजों को हम व्यवसाय के तौर पे व्यवसाय से जोड़ सकते हैं। वाणिज्यिक बागवानी के घटक, तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो फलों और सब्जियों का उत्पादन, तो इसमें आम, केला, अंगूर, तरबूज, टमाटर, आलू, अन्य खाद्य फसलों को उगाना शामिल है। तो मतलब कि इसको अपन क्या कहेंगे, वाणिज्यिक बागवानी के घटक, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट तो हो गया फलों और सब्जियों का, कि सब्जी और फल उगाना। दूसरा हो गया फूलों और सजावटी पौधों का उत्पादन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमर्शियल तौर पे हॉर्टिकल्चर का क्या काम है, तो आपको कहना है कॉमर्शियल तौर पे हॉर्टिकल्चर का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है ये जो फल फूल सब्जी है, इनको जो है इनको बिजनेस के तौर पे यूज करना। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, फल और सब्जी का इसके कंपोनेंट क्या हुए, तो कंपोनेंट तो यही चीज होगी कि फल और सब्जी हो गई तो उनका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना, फूल और सजावटी पौधे हो गए इनका भी उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना। उत्पादन और विपणन, इसमें पौधों की खेती, कटाई, भंडारण, परिवहन और विपणन शामिल है। तो मतलब कि कैसे अपन उसको उत्पादन करेंगे, कैसे उसको लगाएंगे, फिर कैसे उसको काटेंगे और फिर कैसे उसको जाके उसको जो है अपन स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद में फिर उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको कैसे उस सेल करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नई तकनीकें और टिकाऊ प्रथाएं, इसमें उन्नत सिंचाई प्रणालियों, कीटनाशक प्रबंधन और जैविक खेती शामिल है। अब वाणिज्यिक बागवानी के फायदे, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर के क्या क्या फायदे होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय का अवसर पैदा करता है। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का भी काम करता है, देश को खाद्य आपूर्ति करता है। निर्यात, मतलब कि विदेशी मुद्रा जो है अपने देश आती है, अपन अपने यहाँ की सब्जी, फल, फ्रूट सब चीजें जो बाहर बेचते हैं। तो पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। उसके बाद में भारत में कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की कुछ चुनौतियां भी है। अब इसकी चुनौतियां क्या है, मौसम परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा के कारण फसलें प्रभावित होती है। तो मतलब अगर देखिए हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसके मेरिट भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। तो हम अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, तो वो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो क्या है, एक तो मौसम परिवर्तन, कि भाई आपने लगाया, कभी ज्यादा पानी बरस गया, कभी पानी नहीं बरसा, पानी की कमी हो गई, तो वो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। भूमि और पानी की कमी, कीटनाशक और खाद का उपयोग, उसके बाद में विपणन और मूल्य निर्धारण, किसानों को अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि आपने कोई सी फसल लगाई और वो चाहे वो किसी भी चीज के, फूल के तौर पे हो, सब्जी के तौर पे हो, किसी भी चीज के। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि प्याज है, प्याज कभी 100 रुपए 200 रुपए किलो, टमाटर पहुंच गए थे। अभी एक समय ऐसा था कि टमाटर 200-300 रुपए किलो पहुंच गए थे। तो वो क्यों पहुंच गए थे कि उस समय जो है उसकी इतनी ज्यादा जो है सप्लाई नहीं हो पा रही थी। और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में लोग लगा लेते हैं, तो फिर वो जब सेल आउट करते हैं तो उसका उतना पैसा ही नहीं आता है। तो ये भी एक जो है चुनौती इसकी है। उसके बाद में वाणिज्यिक बागवानी के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो ये बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख योजना है। वाणिज्यिक बागवानी योजना ये बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो मान लीजिए कि आपने बागवानी के लिए कुछ मतलब आपने प्लान किया, तो गवर्नमेंट अलग अलग जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो है क्या करती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों में सब्सिडी भी देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अलग अलग फील्ड में बिजनेस करें, और यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस चीज में आगे आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जो है अच्छी अच्छी स्कीम्स भी उसमें देती है।
फिर निष्कर्ष अगर बात करें कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर का निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो वो ये निकल के आता है कि भारत में वाणिज्यिक बागवानी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है और निर्यात आय अर्जित करता है। तो ये सब चीजों का मतलब इतना ही है कि अगर ये बोलते थे कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो आपको बस आखिरी में निष्कर्ष या कंक्लूजन यही कहना है कि भाई हम बहुत ज्यादा फसल लगाएंगे तो उससे हमको जो है बहुत सारा फायदा होएगा, और फायदा होगा तो देश को फायदा होएगा। बाहर अगर भेजेंगे, अपने यहाँ से सप्लाई करेंगे अदर कंट्रीज में, तो वहां से उनके जो पैसे आएंगे, तो उनका अगर पैसा जो है हमारे पैसे से अगर कीमत उसकी ज्यादा है तो अपने देश को ही फायदा होगा। फिर खाद्य सुरक्षा होगी कि भाई अच्छी मात्रा में अपने यहाँ फूड मिलेगा तो अपन लोगों को भी फूड की किल्लत नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो यही आपको लिखना है। तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने आपको जो चीज बताई है ये आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी कि इसमें ऐसा कुछ खास टेंशन वाला नहीं है। जब टेंशन वाला आएगा तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो सजावटी फूलों का औद्योगिक महत्व विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो आपको जैसे इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर एंड प्लांट, तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है सजावटी पौधों की, ये बताना है। तो सजावटी फूलों को औद्योगिक महत्व विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, तो मतलब कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद में इत्र, मतलब कि आपके जो परफ्यूम्स बनते हैं। उसके बाद में खाद्य उद्योग, मतलब कि जहाँ भोजन जो पैक्ड फूड जो आपको आजकल सप्लाई होता है। और व्यापार, बिजनेस, तो बिजनेस आप करेंगे इधर से उधर। तो सजावटी फूलों का उपयोग जो है फूलों की सजावट, माला और गुलदस्तों में भी होता है। उसके बाद में सजावटी फूलों के औद्योगिक महत्व के कुछ मुख्य बिंदु। तो सौंदर्य प्रसाधन की बात करेंगे तो सजावटी फूलों का उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन और इत्र, परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है, क्योंकि वे आकर्षक सुगंध प्रदान करते हैं। फिर खाद्य उद्योग, कुछ सजावटी फूलों को खाद्य उद्योग में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाने योग्य फूल और सजावटी बीजों का उपयोग सलाद और अन्य खाद्य पदार्थ में भी किया जाता है। फिर फूलों की सजावट, तो फूलों की सजावट मतलब कि सजावटी फूलों का उपयोग फूलों की सजावट, माला, गुलदस्ते और अन्य सजावटी वस्तुओं में भी किया जाता है। अब व्यापार की बात करें तो सजावटी फूलों का व्यापार एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये सब चीज बता रहा हूँ कि ये अभी क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर एंड प्लांट्स। तो इंडस्ट्रियल तौर पे ये फ्लावर और प्लांट कैसे उपयोग में आते हैं, तो आपको ये फ्लावर का ही में उपयोग में आता है। आपको पता है फ्लावर से खुशबू आती है। कुछ फ्लावर जो है उनके कुछ पार्ट्स को जो है एक तरीके से खाने के तौर पे भी उपयोग में लेते हैं। फूलों से जो है सजावट होती है, इत्र बनता है, सौंदर्य प्रसाद मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यही सब आपको लिखना है और कुछ भी नहीं है। सजावटी पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण को कम करना और बेहतर सूक्ष्म जलवायु बनाना। अब इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गुलाब का उपयोग इत्र और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ऑर्किड का उपयोग फूलों की सजावट और गुलदस्तों में किया जाता है। रजनीगंधा का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और इत्र बनाने में किया जाता है। क्लेडियम का उपयोग फूलों की सजावट और परिदृश्य डिजाइन में किया जाता है। तो कुल मिलाकर सजावटी फूलों का औद्योगिक महत्व विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक है और वे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं कि फ्लावर्स जो है वो कहाँ कहाँ आपकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम में आता है, तो ये तो आप लिख सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बस आपके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके लिए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के दिया
और आप मुझे 2-3 दिन से, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि आप मेरे को 2-3 दिन से ये चीज़ कह रहे हैं कि सर प्लीज़ उस चीज़ पे, हॉर्टिकल्चर पे आप जो है वीडियो बनाइए। पर कारण ये है कि मुझे और भी सब्जेक्ट, और भी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, तो मुझे वो भी बनाना था। और साथ में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था, और अभी भी ठीक नहीं है। पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए जो है, आपकी एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे स्टूडेंट की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना तो करवा दूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। पर आपको इसके लिए कम से कम इतना करना है कि ये वीडियो आपको सब तक पहुँचाना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है इससे भला हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो टॉपिक है सजावट, ऑर्नामेंटल प्लांट एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो जो सजावटी पौधे रहते हैं वो उनका अलग अलग तरीके से आप क्लासिफिकेशन करके बताइए, वर्गीकरण करके बताइए। तो वर्गीकरण करके बताएंगे तो सजावटी पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें उनके उपयोग और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मतलब कि सजावटी पौधे तो बहुत तरीके के होते हैं, पर उनको उनके उपयोग और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं हम। तो सजावटी पौधों की खेती में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल है, जैसे कि मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और रोग प्रबंधन। तो हमें क्या करना है कि सजावटी पौधे जो रहते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको कौन सी मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी सिंचाई चाहिए और कैसे अपन उनको रोगों से बचा सकते हैं। अब सजावटी पौधे जो है, ऑर्नामेंटल प्लांट का वर्गीकरण कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहे कि वर्गीकरण करके बताओ, क्लासिफिकेशन देके बताओ, तो आप कैसे बताएंगे कि सजावटी पौधे जो है अलग अलग हिसाब से वर्गीकृत किया गया। तो पहली बात तो ये हो गई कि वृक्ष, सजावटी वृक्ष विभिन्न आकारों और प्रकारों के होते हैं, जिनमें से कुछ सजावट के लिए और कुछ छाया के उपयोग के लिए होते हैं। अब क्या हुआ कि पाम ट्री लगा दिए लोगों ने लाइन से। अक्सर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आसपास जो बाहर जो उनका लॉन टाइप का रहता है, वहां पे वो लाइन से जो है लगा के रखते हैं, तो वो एक तरीके से देखने में अच्छे लगते हैं। फिर झाड़ियां, श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? सजावटी झाड़ियां छोटे और मध्यम आकार के पौधे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के फूलों और पत्तियों के साथ में आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं इस समय, ये आंसर कौन सा है आपका? आपको अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि सजावटी पौधों का वर्गीकरण करिए, तो सजावटी पौधों का वर्गीकरण अगर पूछा जाता है तो आपको जो है वर्गीकरण में पहले बताना है कि वृक्ष। तो सजावटी पौधे, सजावटी जो वृक्ष रहते हैं वो अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं, और उनमें से कुछ सजावट के लिए तो कुछ जो है छाया के हिसाब से उपयोग में लेते हैं। उसके बाद में झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियां जो है वो छोटे और मध्यम आकार के पौधे होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के फूलों और पत्तियों के साथ में आते हैं। फिर फलों वाले पौधे, कुछ सजावटी पौधे फल भी पैदा करते हैं, जो सजावट के साथ में खाद्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी होते हैं। पुष्प वाले पौधे, सजावटी पौधे जो सुंदर फूलों के साथ आते हैं, जो घरों और बगीचों को सजाने के लिए उपयोग में भी आते हैं। मतलब कि पुष्प वाले पौधे भी जो है आते हैं, ये भी एक प्रकार के इसका टाइप से। पत्ती वाले पौधे, सजावटी पौधे जो अपनी पत्तियों के रंग और आकार के लिए लोकप्रिय होते हैं, जो घरों और बगीचों को सजाने के लिए उपयोग में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सजावटी पौधों का जो है ऑर्नामेंटल जो प्लांट रहते हैं उनको आप वर्गीकरण दो, उनका आप क्लासिफिकेशन दो, तो आपको सजावटी पौधों का क्लासिफिकेशन में क्या करना है? नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि सजावटी पौधे तो हैं। अब सजावटी पौधे जो है उनको वर्गीकृत कैसे कर दिया? एक तो कह दिया हमने पेड़ों के, वृक्ष के कह दिया कि ये बड़े बड़े होते हैं, पर ये क्या होते हैं? देखने में सजावटी होते हैं, तो इन्हें लगाते हैं लोग, और जरूरी नहीं है कि सभी छाया दे। पर जैसे मैंने अभी पाम ट्री का आपको एग्जाम्पल दिया, तो पाम ट्री भले ही छाया नहीं देता हो, पर वो देखने में सजावटी होता है। और कुछ जो है वो छांव देते हैं और डिजाइन उनको उस हिसाब से काट के रखते हैं कि वो देखने में अच्छे लगते हैं। कुछ जो है झाड़ियां टाइप के होते हैं, जो छोटे बड़े आकार के होते हैं, उनमें कई में फूल भी, पत्तियां जो रहती है वो देखने को मिलती है। फिर फलों वाले भी होते हैं, तो सजावटी जो है ऑर्नामेंटल प्लांट फल वाले भी हो सकते हैं, तो ये भी एक उसका क्लासिफिकेशन है।
तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सजावटी पौधों को कितने भागों में बांटा है, आप कहेंगे वृक्ष में, झाड़ी में, फल में, फूल में, पत्ती में। ये आपको कहना है क्या है, लिखना है परीक्षा में। सजावटी पौधों की खेती, तो सजावटी पौधों की खेती की बात करें तो इनकी खेती कैसे करते हैं सजावटी पौधों की। तो सबसे पहले तो मिट्टी की बात आती है कि सजावटी पौधों की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, कि जिसमें मिट्टी में जो है पानी का निकास अच्छे से हो। जलवायु, सजावटी पौधों के लिए जलवायु विभिन्न प्रकार की होती है और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार चुना जाना चाहिए। तो मतलब कि ऐसे प्लांट अपने को देखने चाहिए कि जहां अपन उनको लगा रहे हैं वहां पे उसको जो जलवायु है वो उसके लिए ठीक ठाक है कि नहीं। मान लीजिए कि आप उसको धूप वाली जगह, ज्यादा गर्मी रहती हो ऐसे स्थान में कोई ऐसे पौधे को लगा दे कि जो उससे गर्मी सहन नहीं होती, तो आप वो लगाओगे तो वो तो मर ही जाएगा। तो आपको वो एरिया भी देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पौधे को लगा रहे हो, इसलिए उसकी जलवायु भी देखना जरूरी है। सिंचाई, सजावटी पौधों को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें पानी से नहीं भरना चाहिए। मतलब कि लगातार ऐसा नहीं कि अपन ने भाई उसको पानी चाहिए तो अपन ने पानी भर के रख दिया, मतलब उसके आसपास पानी निकल ही नहीं पा रहा, वो वहीं पे लगा हुआ है और पानी भरा हुआ है उसके आसपास, तो उसकी जड़ें ही गल जाएगी। रोग प्रबंधन, सजावटी पौधों को विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों से बचाने के लिए उनकी देखभाल करना और आवश्यक उपचार करना महत्वपूर्ण होता है। सजावटी पौधों का महत्व, तो सजावटी पौधों का महत्व क्या है भाई। सजावटी पौधों का महत्व यह है कि घर और बगीचे को सजाना, घर को भी सजा सकते हैं सजावटी पौधे से और बगीचे को भी सजा सकते हैं। फिर पर्यावरण को सुधारना, तो भाई सजावटी पौधे जो है वो पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और हवा को भी साफ करते हैं। मनोरंजन, सजावटी पौधे अपन कहीं जाएंगे तो अपना मन जो है वो अच्छा, फ्लावर वाले पौधे लग रहे हैं तो अपन जैसे कहीं जाते हैं तो वहां अगर अच्छा बगीचा देखने को मिलेगा तो अपना मन जो है वो खुश हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुछ सजावटी पौधे रोग प्रतिरोधक होते हैं जो उन्हें अन्य पौधों से अलग रखते हैं। तो अब इसके कंक्लूजन पे अपन जाते हैं। तो सजावटी पौधों की खेती एक महत्वपूर्ण और आकर्षक व्यवसाय है। सजावटी पौधों को विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित किया जा सकता है और उनकी खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सजावटी पौधे घरों और बगीचों को सजाते हैं, पर्यावरण को सुधारते हैं, लोगों को आनंद प्रदान करते हैं और कुछ सजावटी पौधे रोग प्रतिरोधक भी होते हैं। तो बहुत इजी है। आपसे किसी ने पूछा कि सजावटी पौधे को वर्गीकरण करो, कहने ना कि भाई वृक्ष के तौर पे भी होते हैं, श्रब्स के तौर पे भी होते हैं और उसके बाद में फ्रूट के तौर पे भी होते हैं, फल के तौर पे होते हैं, फ्लावर के तौर पे भी होते हैं, पत्ती के तौर पे भी होते हैं। और फिर इनके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मिट्टी की जरूरत है, अच्छे जलवायु की जरूरत है, अच्छी सिंचाई की जरूरत है, अच्छे रोग प्रबंधन की जरूरत है। ये सब चीजों की उसको जरूरत होती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एनुअल्स, मतलब कि एनुअल्स क्या होता है, ये होता है आपका एक वर्षीय पौधा। एक वर्षीय पौधे वे हैं जो अपने पूरे जीवन चक्र बीज से अंकुरण से बीज उत्पादन तक एक ही वर्ष या बढ़ते मौसम में पूरा करते हैं। ये बीज से अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, फूल और फल पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, गेहूं, धान और सूरजमुखी एक वर्षीय पौधे हैं। तो अब ये यहाँ गेहूं है, गेहूं लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि मतलब गेहूं जो है जुलाई से लेकर के जुलाई तक आपने मान लो जून जुलाई में लगा दिया या दिसंबर में लगा दिया तो अगले दिसंबर तक आपको वो वहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एनुअल प्लांट्स का मतलब ये होता है कि जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं कि एक वर्षीय पौधे वे हैं जो अपना पूरा जीवन चक्र बीज से अंकुरण से बीज उत्पादन एक ही वर्ष या बढ़ते मौसम में पूरा करते हैं। मतलब कि एक मौसम में भी वो पूरा करते हैं। हाँ, पर ये है कि ये दो तरीके की चीजें कह सकते हैं इसमें अपने हम लोग, कि आपने आम का पेड़ लगाया। अब आम का पेड़ लगाया तो गर्मी के टाइम में, गर्मी स्टार्ट होने के पहले वसंत ऋतु के समय आपको जो है उसमें
मोर जिसको कहते हैं वो देखने को मिल जाएंगे हर साल। फिर उसमें आम आएगा, आम आएगा, गर्मी में अच्छे आपको आम मिलेंगे। उसके बाद में फिर वो साल भर का उसका पूरा वो वही चीज है कि पत्तियां शेड होएगी, फिर वापस नई पत्ती आएगी, फिर वापस से उसमें बोर आएंगे, फिर आपको मिलेंगे आम। तो ये जो है आपको कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। पर ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, ये होती, इनको ऐसे पौधों को कहते हैं पेरेनियल्स, बहुवर्षी। तो अपन बहुवर्षी की बात नहीं कर रहे, इस समय हम कर रहे हैं सिर्फ काय की बात कर रहे हैं, एनुअल्स, मतलब कि जो एक वर्ष में ही अपना जो कार्यकाल है पूरा, अपना जीवन जो है वो खत्म कर देते। तो एक वर्ष में खत्म कर देते, दैट मीन्स कि वो या तो एक मौसम में कंप्लीट करेंगे या पूरा एक साल में कंप्लीट कर देंगे, ये चीज उन्होंने कहा है। अब देखिए ये आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। एक वर्षीय पौधे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल है ग्रीष्मकालीन वार्षिक, ये पौधे वसंत और गर्मियों के दौरान अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो मतलब कि ऐसे पौधे जो वसंत में या गर्मी में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। शीतकालीन वार्षिक, ये पौधे पतझड़ और सर्दियों के दौरान अपना जीवन पूरा करते हैं। कठोर वार्षिक, ये पौधे ठंड से जीवित रह सकते हैं और विभिन्न मौसमों में लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है श्रब्स। अब आपको देखिए एक वर्षीय पौधा आया तो आपको ये कहना है, ये आंसर लिखना है कि एक वर्षीय पौधा जो है वो एक मौसम में या एक उसका पूरा लाइफ स्पैन जो है वो कहाँ से, बीज से लेकर के, बीज से पौधा बनता है, पौधे से जो है उसमें फूल आते हैं, फूल से फल बनते हैं, फल से जो है वापस से फिर वो बीज अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल है। तो वो उसकी लाइफ साइकिल या तो पूरे एक साल में कंप्लीट कर लेता है या वो उसकी लाइफ साइकिल जो है एक सीजन में कंप्लीट कर लेता है। तो वो कैसे होते हैं, एनुअल्स होते हैं। अब आपके श्रब्स कौन होते हैं, श्रब्स मतलब कि शाकीय पौधे, वे पौधे होते हैं जिनके तने हरे होते हैं और मुलायम होते हैं, लकड़ीदार नहीं होते हैं। इन पौधों में तने में लिग्निन की मात्रा कम होती है, जिससे वे अधिक लचीले और कम मजबूत होते हैं। तो शाकीय पौधों की मुख्य विशेषताएं मुलायम और हरे रहते हैं, मतलब कि जो छोटे पौधे रहते हैं, झाड़ी नुमा जो पौधे रहते हैं छोटे, वो आपके जो है श्रब्स कहलाते हैं। तो उनमें झाड़ियां जो रहती है उनमें इतनी उनकी जो तने रहते हैं, उनके स्टेम जो रहते हैं वो मुलायम रहते हैं, वो जब भी टूट जाते हैं अगर आप ज्यादा उसको करेंगे तो। ज्यादातर ये वार्षिक और द्विवार्षिक होते हैं, मतलब कि ये या तो एक साल में मर जाते हैं या 2 साल में मर जाते हैं, एक साल में मर जाते हैं या 2 साल में मर जाते हैं। और बहुवर्षीय रहते हैं, वो बहुत सालों तक चलते हैं, जैसे कि मैंने वो आम का आपको बताया था, वो बहुवर्षीय में आता है। एक वर्षीय में कैसा रहता है, जो एक वर्ष में अपनी लाइफ स्पेन पूरा कर लेता है, या तो एक वर्ष में लाइफ स्पेन पूरा करेगा या 6 महीने में, या फिर उसका जो मौसम है उस मौसम में वो पूरा उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है उसको इंग्लिश में कहते हैं हेडजेस। अगला जो आपका टॉपिक है उसको इंग्लिश में कहते हैं अपन हेडजेस, HEDGES। तो अब हेडजेस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हेडजेस को हिंदी में इसको कहते हैं आलंकृत बाड़े। आलंकृत, आलंकृत मतलब क्या होता है, अलंकृत करना, मतलब कि सजाना, इसका मतलब होता है सजाना। तो अलंकृत बाड़े की बात करें तो अलंकृत बाड़े का मतलब है सजावटी या शोभाकारी बाड़े से है। ये एक ऐसे बाड़े का वर्णन करता है जिसे सजावटी या सुंदरता के लिए डिजाइन किया जाता है, अक्सर फूलों, सजावटी पौधों या अन्य सजावटी तत्वों के साथ। मतलब कि क्या होता है, अलंकृत बाड़े कैसे होते हैं, ये जो है इनको सजावटी या शोभाकारी बाड़े भी कह सकते हैं। तो हेडजेस क्या होते हैं, हेडजेस आर द ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है
एक तरीके का बहुत अच्छा जो अपन कह सकते हैं कि एक सजावटी जो है गार्डन कह सकते हैं इसको, जो कि वहां पे सजावटी जो है बहुत सारे पौधे लगे रहते हैं। अक्सर फूलों, सजावटी पौधों या अन्य सजावटी तत्वों के साथ में इनको देखा जाता है। विस्तार से अगर इसकी बात की जाए तो अलंकृत बाड़ों का अर्थ है सजावटी या शोभाकारी बाड़े, सुंदर गार्डन। इसका उपयोग आमतौर पर उन बाड़ों के लिए किया जाता है जो केवल कार्यात्मक उद्देश्य से नहीं बनाए जाते, बल्कि उनकी सुंदरता और सजावट के लिए भी बनाए जाते हैं। फिर उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो एक बाड़ा जो फूलों और सजावटी पौधों से घिरा हुआ होता है, एक बाड़ा जो विशेष रूप से उद्यान या पार्क में बनाया गया है और सजावट के लिए डिजाइन किया गया है, एक बाड़ा जो सजावटी तत्वों के साथ डिजाइन किया गया है जैसे कि पत्थर, लकड़ी और धातु। तो क्या हुआ, अलंकृत बाड़े मतलब कि सजावटी गार्डन। तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाता है हेडजेस क्या होता है, अब क्या होता है, मान लीजिए परीक्षा पूछे अलंकृत बाड़े बताइए, हेडजेस बताइए, अब आप लोगों को दिमाग में अरे यार अब लोग क्या फंस गए, कहाँ फंस गए, ये क्या है हेडजेस, अलंकृत अलंकृत क्या होता है। तो आपको बस यही बात करनी है कि ये सजावटी गार्डन है। कई बार क्या है पूरे गार्डन को सजावटी कर देते हैं, कई बार क्या है गार्डन के एक हिस्से को एक अलग तरीके से डेवलप करते हैं जहाँ पे उसको पूरी तरीके से एक विशेष प्रकार के, हो सकता है एक विशेष प्रकार के फूल लगाए जाए, या हो सकता है कि वहाँ पे अच्छे पत्थर वत्थर से भी उसको सजा के और वहाँ पे गार्डनिंग अच्छी तैयार की जाए, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो एक और टॉपिक है, तो जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था क्या, हेडजेस मतलब कि अलंकृत बाड़े। अब अपन बात करेंगे एडजिंग। एडजिंग, EDGING। अब एडजस्ट क्या होता है, एडजस्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट मतलब क्या होता है, ये डस्टर है, इसकी एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये एडजस्ट है, ये कोने इसके एडजस्ट है। तो यही बात बताना चाहा है कि बागवानी में मतलब कि हॉर्टिकल्चर में एड्ज का अर्थ होता है बगीचे की सीमाओं को परिभाषित करने या सजाना। इसमें किनारे बनाने के लिए उपकरण, पौधे या सामग्री का उपयोग शामिल होता है। एड्ज विभिन्न तरीकों के से किया जा सकता है, जैसे कि सीधा किनारा, घुमावदार किनारा या अनियमित किनारा। तो ये सिर्फ इतनी चीज है कि आपने गार्डन से देखे होंगे, तो गार्डन देखे होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी, गार्डन में ऐसी बारीक से ऐसी वो उसकी कटिंग ऐसी कर, एक क्यारी बनाएंगे, वो क्यारी जिधर घूम खा रही है, इधर से जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो उसमें क्या है कि उसमें ऐसे पौधे लगाएंगे कि उनकी कटिंग भी ऐसे करके रखेंगे कि वो क्यारी तो अपने को दिखेगी नहीं, वो पौधे से ऐसा लगेगा कि पौधे ऐसे लगे हुए हैं कि इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, जैसे रोड मुड़ रहा है वैसे पौधे भी मुड़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं अपन एडजस्ट। तो ये किसी भी कॉर्नर में जाके लगा सकते हैं। तो इसने वही बताया कि बगीचे की सीमाओं को परिभाषित करते हैं, तो मतलब कि बगीचे की कॉर्नर्स में लगा सकते हैं, या बगीचे में बीच में रोड जा रही है तो रोड के दोनों तरफ लगा देंगे, दोनों तरफ जाएगा। तो आपको मेरा पॉइंट मिल चुका है। तो अब इसको लिखना कैसे ही आपको आना चाहिए। अब किनारे बनाने का उद्देश्य क्या रहता है, किनारे बनाने का मुख्य उद्देश्य बगीचे को एक स्पष्ट सीमा देना और खरपतवारों को क्यारी में घुसने से रोकना। तो क्यारी तो पूरी उनसे ही कवर हो जाएगी, तो खरपतवार कहाँ से घुस पाएगी उसमें। और साथ में क्या है कि एक सीमा स्पष्ट हो जाएगी कि भाई इतनी जगह, इस जगह से आगे कुछ भी नहीं है, आपको इधर से जाना है, ये इसकी बाउंड्री है, एक तरीके से बाउंड्री का काम करती है वो। अब इसको अगर बनाना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो क्या करेंगे कि पहले तो आप या तो लकड़ी की बागर कर देंगे, या आप ईंटों से वो क्यारियां तैयार कर देंगे और उन क्यारी में ऐसे पौधे लगाएंगे जो पूरी क्यारी को घेरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और उनकी कटिंग कर देंगे। तो वो जिस स्टाइल में जैसे रोड मुड़ेगा, जैसे वो बाउंड्री वाल मुड़ेगी, उस हिसाब से वो जो है पौधे डेवलप होंगे। उसके बाद में इनके लाभ क्या होते हैं, तो लाभ ये होते हैं बगीचों को अलग अलग भागों में विभाजित करता है और उसे एक व्यवस्थित
रूप देता है, खरपतवारों को रोकता है, सजावट का काम करता है, प्रदूषण किनारा प्रदूषकों को बगीचे में घुसने से भी रोकता है। मतलब कि कुछ भी चीज अगर मान लीजिए बाहर के साइड ऐसा फेंसिंग है, फेंसिंग के बगल में अपन ने जो है वो लगा दी बागर टाइप की, बागर में अपन ने ये पौधे लगा दी जो एकदम ऐसे सीधे सीधे लगे रहते हैं, तो बाहर से कुछ भी कचरा कूड़ा भी अंदर पन्नी वन्नी कुछ भी नहीं आएगी। उसके बाद में फर्स्ट यूनिट का आखिरी टॉपिक है शोभादार लत, ऑर्नामेंटल क्लाइंबर्स। अब ऑर्नामेंटल क्लाइंबर्स क्या होता है, तो नाम से मालूम पड़ रहा है शोभाकार लत एक सजावटी पौधे को संदर्भित करता है जो लताओं के रूप में बढ़ता है, यानी वे या तो जमीन में फैलते हैं या सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़े आते हैं। ये पौधे या तो सजावट के लिए या अपने उपयोग के लिए उगाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंबर्स रहते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि जो लताओं के तौर पे जो है आगे बढ़ते हैं, उनकी बात हो रही है, उन पौधों की बात हो रही। तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब कि अपन क्या है कि कोई बेल चल रही, तो बेल को अपन ने काय में लकड़ी खड़ी कर दी, तो उसमें थोड़ा उसको अटका दे तो ऊपर 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 बेल चलती जाएगी। या कई बार अपन बेल वाले पौधे अपने ऊपर छत की क्यारी में लगा देते हैं तो वो नीचे की साइड लटकी हुई रहती तो सुंदर दिखती है। तो उसके बारे में शोभादार लत की जो बात अपन कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल क्लाइंबर। अगर क्वेश्चन आता है ऑर्नामेंटल क्लाइंबर तो आपको याद होना चाहिए कि ऑर्नामेंटल क्लाइंबर का क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं विसर्पी लता। अब विसर्पी लता क्या होती है, ये पौधे जमीन पर फैलते हैं क्योंकि इनके तने कमजोर होते हैं। उदाहरण के तौर पे लौकी, तरबूज, कद्दू और खरबूजा जो है वो विसर्पी लत के उदाहरण है। तो अगर आपको इसके टाइप्स बताने हो कि लतों के टाइप बताने, तो आपको पहला टाइप हो गया आपका विसर्पी लता। इसका मतलब होता है कि इनके तने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और साथ में बात ये होती है कि इनमें क्या उगता है, इन लताओं में इनमें उगती है लौकी, इनमें उगता है तरबूज, इनमें उगता है कद्दू। तो ये तरबूज और कद्दू उगेंगे और ये मान लीजिए ये लताएं दूसरों पे लदेगी, तो ये वहां अगर तरबूज कद्दू लगेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए ये जमीन में ही फैलती है। तो ये कौन सी लताएं होती है, ये विसर्पी लताएं होती है। एक होती है आरोही लता। ये पौधे बाहरी सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि इनके तने कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए मनी प्लांट, अंगूर, बोगनविलिया आरोही लत का उदाहरण है। तो आपको एक तो होती है विसर्पी लत जो रहती है वो नीचे जो है रेंगती रहती है, और साथ में जो आपकी एक और जो लता होती है वो होती है आरोही लता। तो वो क्या करती है, वो दूसरों के सहारे से ऊपर चढ़ती है। अब ये सजावट के लिए भी उपयोग में आती है। शोभाकार लत को बगीचों, दीवारों और झरोकों को सजाने के लिए, वही मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर छत पे लगा दिया तो वो आपके जो झरोखे हैं उन पे लटकी हुई रहेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। कुछ शोभाकार लत खाने योग्य भी होती है जैसे कि लौकी और खीरा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब बताइए फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं था, यही सब था। तो ऐसे ही सेकंड यूनिट निकलेगी और ऐसे ही आपकी थर्ड यूनिट निकलेगी। तो आपको मैं अब ले चलता हूँ सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले थर्ड यूनिट करवा दूं, क्योंकि आपको सेकंड यूनिट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थर्ड यूनिट जो है वो आपकी जल्दी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सेकंड यूनिट में, तभी आपको समझ में आएगी। तो हम अभी देखते हैं थर्ड यूनिट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर अपन सेकंड यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड यूनिट छोटी है आपकी। फर्स्ट यूनिट तो आपकी हो ही गई। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो क्या है, उसमें पहला टॉपिक है ग्लास हाउस। अब ग्लास हाउस क्या होता है, परीक्षा में पूछते हैं ग्लास हाउस क्या होता है। तो ग्लास हाउस बागवानी, जिसे ग्रीन हाउस बागवानी भी कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस के नाम से आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ग्लास हाउस के नाम से आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है।
तो ग्लास हाउस बागवानी, जिसे ग्रीन हाउस बागवानी भी कहा जाता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाने के लिए विशेष रूप से कांच के ढांचे का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग करके किसान जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वे साल भर फसल उगा सकता है और प्रतिकूल मौसम में भी फसलें उगाने में सक्षम होता है। तो कहने का मतलब ग्लास हाउस क्या रहता है, ये कांच का बना हुआ रहता है या फिर ये कांच का बना हुआ रहता है ये ग्लास हाउस। तो ये ग्लास हाउस क्या काम करता है, इससे क्या होता है कि जो सूरज की जो किरणें रहती है वो जितनी मात्रा में उनको किसानों को चाहिए उतनी मात्रा, वो जो पौधे एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर दिया जाता है पौधों को कि उस टेम्परेचर में वो जीवित रह सकते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर जो है एक हाउस, ग्रीन हाउस जो है उनके लिए बनाया जाता है। और ये एक ऐसा तरीका रहता है जिसमें नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाने के लिए विशेष रूप से कांच के ढांचे का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग करके किसान जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह साल भर फसल उगा सकता है। तो क्या होता है, कुछ फसलें जो है ज्यादा ठंड में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो ग्रीन हाउस अगर होगा, ग्लास हाउस अगर होगा, तो वो जो है उसमें सुरक्षित रह सकती है। अब इसकी प्रमुख बातें अगर बताएं ग्लास हाउस की, तो ये क्या होती है, तो नियंत्रित वातावरण। तो ग्लास हाउस में तापमान, आर्द्रता और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे पौधों को अनुकूलित वातावरण मिल सकता है। तो मतलब कि इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ग्लास हाउस के अंदर, या ग्रीन हाउस के अंदर अपन टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। तो उसको अगर कम टेम्परेचर वाला पौधा है तो उसको कम टेम्परेचर भी दे सकते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर वाला है तो उसको ज्यादा टेम्परेचर भी दे सकते हैं। साल भर उत्पादन, ग्लास हाउस बागवानी से किसान साल भर फसलें उगा सकते हैं, ऑफ सीजन फलों और सब्जियों का उत्पादन भी कर सकते हैं। रोग और कीटों से बचाव, ग्रीन हाउस में पौधों को रोग और कीटों से बचाने के लिए भी वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मतलब रोग और कीटों से भी बचाया जा सकता है। भूमि का बेहतर उपयोग, ग्रीन हाउस में कम जमीन में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं, जिससे जमीन का बेहतर उपयोग हो सके। तो मतलब कि क्या करते हैं, कम जमीन में बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं, इससे जमीन भी कम जमीन में बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। उत्पादन में वृद्धि, नियंत्रित वातावरण में पौधे अधिक तेजी से विकसित होते हैं और अधिक फल और सब्जियां पैदा करते हैं। मतलब कि उनको जो टेम्परेचर चाहिए, भाई उनको जो चीजें चाहिए वो सब मिल रही, तो अपने आप ही उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। बड़ी गुणवत्ता, नियंत्रित वातावरण से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब ग्रीन हाउस बागवानी के प्रकार भी होते हैं अलग अलग। कौन कौन से प्रकार होते हैं, फलों और सब्जियों की खेती। तो ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस जो रहता है, इसका उपयोग सब्जी और फल जैसे कि टमाटर, मिर्ची, खीरा, स्ट्रॉबेरी आदि फसलों को लगाने में या उगाने में किया जाता है। फलों की खेती, ग्लास हाउस फूलों की खेती, फूलों की खेती की बात करें तो ग्लास हाउस जो है फूलों की खेती के लिए भी उपयुक्त माना गया है, जैसे कि गुलाब के फूल, लिली और ऑर्किड जो है ग्लास हाउस में उग सकते हैं। फिर नर्सरी की अगर बात की जाए तो ग्लास हाउस का उपयोग पौधों के बीजों को उगाने और उनके स्वस्थ पौधों में विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि नियंत्रित वातावरण रहता है तो बहुत अच्छे जो है पौधे का डेवलपमेंट होता है और गुणवत्ता में सुधार होता है। मौसम से भी इसका बचाव हो जाता है कि मौसम की मार नहीं पड़ती पौधे को, और कृषि की जो भूमि है वो भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आ जाती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो ग्लास हाउस बागवानी एक आधुनिक और कुशल तकनीक है, ये लिखना है आपको परीक्षा में। ग्लास हाउस जो है बागवानी एक आधुनिक और कुशल तकनीक है जो किसानों को साल भर फसलें उगाने और मौसम से बचाने में मदद करती है। ये कृषि क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार में मदद करती है। अब जैसे ये तो हुई बात ग्लास हाउस की। अब ऐसा कैसे एक और हाउस होता है, वो होता है नेट हाउस। अब ग्लास हाउस और नेट हाउस में क्या अंतर है बताता हूँ। नेट हाउस या शेड हाउस भी कहते हैं इसको। अगर परीक्षा में आ जाए कि नेट हाउस बताओ या शेड हाउस आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अपन ने नेट हाउस पढ़ा था, सर ने नेट हाउस पढ़ा था, अब शेड हाउस क्या होता है। तो नेट हाउस और शेड हाउस सेम है। तो इसमें क्या है कि नेट हाउस या शेड हाउस बागवानी में एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करने वाली एक संरचना होती है जिसमें पौधों को बेहतर
वृद्धि के लिए धूप, हवा और नमी की उचित मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ये मुख्य रूप से फसलों को बाहरी मौसम के प्रभाव से बचाने और ऑफ सीजन में भी खेती करने में मदद करता है। विस्तार से अगर बात की जाए तो नेट हाउस एक यांत्रिक संरचना होती है जो स्टील से बनी हुई और जाल और कीट जाल से ढकी होती है। ये पौधों को हानिकारक यूवी किरणों, कीटों और बीमारियों से बचाता है। तो मतलब ये क्या होता है, ये और कुछ भी नहीं होता, बस इतना रहता है कि एक ऐसी जो एक मतलब अपन कह सकते हैं कि ऐसे एंगलों को लगाया जाता है और उन एंगल में जो है वो ग्रीन जाली नहीं रहती है, जो ग्रीन नेट रहती है, ग्रीन नेट को लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे गर्मी भी अंदर पहुंचती है, कुछ मात्रा में हवा भी अंदर पहुंचती है, डायरेक्ट बहुत ज्यादा हवा भी नहीं पहुंचती है। तो उससे क्या होता है कि पौधों में जो है नमी ठीक ठाक मात्रा में बनी रहती है, ज्यादा गीलापन भी नहीं रहता क्योंकि हवा का आदान प्रदान होता है। तो ज्यादा गीलेपन की वजह से जो है पौधा मरता नहीं है और उसको बाहर की हवा भी मिलती रहती है और उसको एकदम से डायरेक्ट जो सनलाइट आती है उसके ऊपर, तो उससे ज्यादा तेज सनलाइट भी उस पर नहीं आती है। तो एक तरीके से वो जो शेड हाउस रहता है या नेट हाउस रहता है, तो वो जो नेट रहती है उस नेट में से छन के जो है धूप उस पौधे के ऊपर आती है। तो इस वजह से वो पौधा जो है उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। तो ग्रीन हाउस और शेड हाउस में आपको ये जो है डिफरेंस होता है। इससे फायदे क्या होते हैं, एक तो फसल की सुरक्षा होती है, बाहरी मौसम से जो है ज्यादा तेज धूप और आंधी तूफान हो जाता है या कीटों का हमला नहीं हो पाता है। फिर ऑफ सीजन खेती, मतलब कि क्या होता है कि नेट हाउस किसानों को ऑफ सीजन में भी फसल उगाने में अनुमति देता है जिससे पूरे वर्ष उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि, नियंत्रित वातावरण पौधों को बेहतर तरीके से विकसित होने में मदद करता है जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। कीट और रोग नियंत्रण, तो नेट हाउस जो है कीटों और बीमारियों के प्रसार को भी कम करने में मदद करता है जिससे फसलों की सुरक्षा होती है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका थर्ड यूनिट में, वो है आपका लॉन मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉन्स एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इरिगेशन। अब लॉन्स क्या होता है, लॉन जानते हैं आप लोग? तो लॉन की स्थापना और प्रबंधन बागवानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लॉन को सजावटी और कार्यात्मक रूप से उपयोग किया जाता है जो बगीचे के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लॉन की स्थापना मतलब कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लॉन क्या होता है कि जैसे कि गार्डन है। अब गार्डन में आपने देखा होगा कि जो ग्रीन घास रहती है, तो वो घास जो है वो अलग अलग हिसाब से जो है कटी हुई रहती है। कोई गार्डन में लॉन ग्रास रहती है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे यहाँ बीच में थोड़ी क्यारी है, उनमें फूल पौधे लग रहे हैं, उनके आसपास जो है इतनी जगह में उनने घास लगा दी और उस घास को एक पर्टिकुलर तरीके से जो है उतना उतना काट दिया। तो वो जो है वो होता है लॉन तैयार करना। अब लॉन को तैयार करना है तो कैसे करना है कि पहले तो मिट्टी को तैयार करना रहता है, वहां की मिट्टी को सही से जैसा आपने को चाहिए लॉन तैयार करने के लिए। तो अच्छी जल निकासी के लिए मिट्टी को खोदा जाना चाहिए और खरपतवार को हटाना चाहिए। फिर क्या है, आप बीज बोकर या तैयार लॉन स्लॉप बिछाकर लॉन स्थापित कर सकते हैं। फिर उसमें नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए, खरपतवारों को रोकना चाहिए और घास जो है वो नियमित रूप से काटना चाहिए ताकि लॉन स्वस्थ और साफ सुथरा दिखाई दे। मिट्टी की नमी बनी हुई रहनी चाहिए ताकि नियमित रूप से उसमें जो है सिंचाई भी करते रहना चाहिए और उसमें जो भी उर्वरक लॉन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। तो लॉन क्या होता है, वही जो है आपके गार्डन में जो लॉन ग्रास वगैरह, जो लॉन मतलब कि वो तैयार किया जाता है गार्डन को, कहाँ कहाँ घास लगाई जाती है, कितनी बड़ी साइज में लगानी है, वही लॉन कहलाता है। तो ये आपकी तीसरी यूनिट में केवल यही टॉपिक है दोस्तों। एक तो है लॉन कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसके इरिगेशन होता है, ये चीज है। एक नेट हाउस क्या होता है और एक ग्लास हाउस क्या होता है, ये चीजें आपकी थर्ड यूनिट में थी। अब आपको हम आगे बढ़ते हैं
तो हम लोग जो है अब आपका देख लेते हैं कि सेकंड यूनिट जो थी आपकी, तो ये मैंने क्यों रोकी थी, और आखिरकार अब जो है अपन सेकंड यूनिट को डिस्कस करते हैं। मैंने थर्ड यूनिट आपको इसलिए पहले करा दी कि इसमें केवल ये 3 ही टॉपिक थे कि एक तो लॉन कैसे तैयार करते हैं, एक ग्लास हाउस क्या होता है और एक नेट हाउस क्या होता है, इसलिए मैंने आपको ये पहले करा दिया। अब जो है आपको मैं सेकंड यूनिट पे लाता हूँ। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी है प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना रहेगा। इसमें पहला जो आपका टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो इसमें कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं कि ये जो पौधे हैं इनको आप कैसे लगाएंगे, जिससे कि जो है आप इससे क्या कर सकते हैं, इसको आप कैसे तकनीकी तौर पे आप कैसे उत्पादित करेंगे और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं एक व्यवसाय के तौर पे। तो इसमें कह दिया इनने अलग अलग पौधे दे दिए, जैसे कि पहला पौधा दे दिया इनने गुलाब। तो गुलाब का उत्पादन तकनीकी रूप से गुलाब की खेती के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं या तकनीकों को संदर्भित करता है जो अच्छे गुणवत्ता वाले फूलों और पौधों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग ये दे रखा है, रोज दे रखा है, मैरीगोल्ड दे रखा है, क्राइसैंथेमम दे रखा है, ग्लेडियोलस दे रखा है, जैस्मिन दे रखा है, दहलिया दे रखा है, ट्यूबरोस दे रखा है, बर्ड ऑफ पैराडाइज दे रखा है, जरबेरा दे रखा है, क्रोसेंड्रा दे रखा है और क्रोसेंड्रा दे रखा है। तो ये इतने पौधों के बारे में दे रखा है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो आपको जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो अगर इनमें से कोई भी प्लांट आ जाता है तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे को इसके बारे में पता नहीं है तो मैं क्या करूं, ऐसा टेंशन नहीं लेना। आपको बस ये याद होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो भी पौधे के बारे में अगर पूछा जाता है, वैसे इसके ये जो सेकंड यूनिट है इसके 2-3 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो आपको अगर इनमें से एक आधी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछ लिया कि रोज कैसे लगाते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। तो आप नॉर्मली भी जानते हैं कि पौधे को कैसे लगाया जाता है। तो वही बस आपको ध्यान में रखना है कि भाई वहाँ जो है अच्छी गुणवत्ता वाले अपने को सीड लेने, या फिर अपने को ये कहने ना कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो कलम जो है वो लगाई, अपन ने पौधा लगाया, फिर बाद में उसको क्या करा कि उसको अपन ने खाद दी, उसको सिंचाई करी, उसको कीट और रोग से बचाया, ठीक है, उसके टाइम से कटाई करी, यही सब अपन को करना रहता है। ये मैंने गुलाब का बता दिया। इसे गेंदे का है, मैरीगोल्ड का, तो गेंदे में भी यही चीज है कि गेंदे के फूल का उत्पादन के लिए आपको जो है वही सब चीजें कि बुआई करते समय मिट्टी भी तैयार करना है, खाद का उपयोग करना है, कीटों से बचाना है, रोगों से बचाना है, यही सब चीजें इसमें आ गई। उसके बाद में गुलदाउदी जो पौधा है क्राइसैंथेमम, उसका भी उत्पादन तकनीक जो है मुख्य रूप से 2 विधियों के द्वारा होता है, कटिंग के द्वारा होता है और विभाजन के द्वारा होता है। तो कटिंग की विधि जो रहती है, स्वस्थ पौधे को 4 से 5 सेंटीमीटर वाले ऊपर के भाग को काट कर उन्हें उपचारित करके और फिर उन्हें नर्सरी में लगाया, मतलब कलम लगाई जाती है ऑल टोटल बात। तो ये जो आपके पौधे हैं, अलग अलग तरीके के इनने जो पौधों के नाम दिए, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इनको कैसे लगाते हैं इतनी चीजें ही लिखनी है। तो नॉर्मली जो पौधे लगाते हैं वैसे उनका जो लगाने का तरीका है वो भी आप बस आप इतना ध्यान रख लें कि पौधे का नेट पे जब आप गूगल पे सर्च करें तो ये जो पौधे हैं इनको गूगल में आप एक बार फोटो जरूर देख लें कि ये पौधा कौन सा है वो कैसा दिखता है। अगर आपने पौधे को देख लिया कि भाई बर्ड ऑफ पैराडाइज कैसा है या जरबेरा कैसा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर छोटा पौधा है तो ये जो है ये जो छोटे छोटे पौधे कैसे तैयार करते हैं, बस यही चीजें हैं। और कलम लगा, जैसे गुलाब की तो कलम लगती है, आप पौधे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कलम लगती है, कि ये इसका बीज लगता है, कि इसके छोटे पौधे तैयार करके लगते हैं। यही सब चीजें इसमें आपको देखनी है। उसके बाद में हम इसके एक हिस्सा तो इस यूनिट का देखिए, सेकंड यूनिट का एक हिस्सा तो ये है। उसके बाद में आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बचा हुआ हिस्सा देखिए, सेकंड यूनिट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, या एक क्वेश्चन तो मान लीजिए उन्होंने ये पूछ लिया कि इस फ्लावर को कैसे लगाया जाता है, ये पूछ लिया। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे, तो उनमें से आपको क्या करेंगे, 5 में से कह देंगे कि 2 आंसर लिखने हैं।
तो आप चाहें तो अगर आपको इनमें से कुछ कंफ्यूजन लगे तो बाकी का हिस्सा भी है, उसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको समझ में जाएगा। जैसे कि आपको एक टॉपिक है इसमें, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर। कटे हुए और खुले फूलों की कटाई के बाद की तकनीकें बतानी है। तो फूलों की गुणवत्ता और जीवन काल को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसमें कटाई के तुरंत बाद से लेकर के वितरण तक के विभिन्न चरण शामिल हैं। तो कटाई के बाद की तकनीक के चरण, सबसे पहला चरण आता है कटाई। फूलों को सही समय पर और सही विधि से काटना चाहिए जिससे वह कटाई के बाद अच्छी स्थिति में रहे। फिर कंडीशनिंग, कटाई के बाद फूलों को एक विशेष समाधान में रखा जाता है ताकि वे पानी और पोषक तत्व प्राप्त कर सकें जिससे वे सूखते नहीं हैं। फिर प्री कूलिंग, फूलों को जल्दी से ठंडा किया जाता है जिससे उनकी शारीरिक परिवर्तन को कम किया जाए। पल्सिंग, फूलों को एक विशेष समाधान में कुछ समय के लिए रखा जाता है जिससे उनके जीवन काल में वृद्धि हो। फिर ग्रेडिंग, फूलों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया जाता है। फिर बंचिंग और रैपिंग, फूलों को बंच में बांधा जाता है और उन्हें एक विशेष प्रकार के पेपर में पैकेजिंग सामग्री में लपेटा जाता है। पैकेजिंग, फूलों को परिवहन के लिए सुरक्षित पैकेजिंग में पैक किया जाता है। स्टोरेज, फूलों को एक विशेष तापमान और आर्द्रता में रखा जाता है। परिवहन, फूल को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से परिवहन किया जाता है। और बिक्री, फूलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तो आपको इतनी सारी चीजें मैंने जो अभी पढ़ी, इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पौधे में से अपन फूल को तोड़ लेते हैं और उसको जब हम मंडी तक बेचने के लिए ले जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो हम सब जानते हैं कि अगर उसको मंडी तक लेके जाना है तो पहले तो आप उसको थोड़ा उसमें नमी रखेंगे कि वो जो है वो खराब ना हो। उसके बाद में उसको अच्छे से पैकेजिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको अच्छे से पैक करेंगे और फिर उनको ठंडे माहौल में रखेंगे क्योंकि गर्मी में वो खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और फिर उसको जो है टाइम से उसको उसकी जगह पे पहुंचाएंगे और जो है टाइम से उसमें पानी का छिड़काव भी होना चाहिए जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर, अगर क्वेश्चन है कटे हुए और खुले हुए फूलों की कटाई के बाद की तकनीक, तो मतलब कि जो कटे हुए फूल का मतलब ये होता है कि जब तोड़ लिया अपन ने फूलों को तो उसके बाद उसको मंडी तक कैसे पहुंचाएंगे, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आपका आखिरी टॉपिक है, आखिरी नहीं है, बागवानी के संदर्भ में निर्जलीकरण क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन के बारे में पूछा जाता है आपसे तो आपको ये बोलना है कि देखो बागवानी के संदर्भ में निर्जलीकरण क्या होता है। तकनीकें फल और सब्जियों से नमी हटाने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया नियंत्रित तापमान, आर्द्रता और हवा के प्रवाह से कृत्रिम रूप से या डेसिकेंट्स के उपयोग से नमी को कम करके की जाती है। इस प्रक्रिया से फलों और सब्जियों को की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। अब क्या है देखिए, इसका मतलब ये होता है कि निर्जलीकरण में क्या होता है कि जो फल और सब्जियां जो रहती है, अब फल और सब्जी जो रहती है, मान लीजिए कि सेवफल है। अब सेवफल कहाँ से आया, कश्मीर से आया, कश्मीर से पूरे देश में फैल रहा है। ठीक है, अब वहां से यहाँ आया है या फिर कोई सी सब्जी है वो बहुत दूर से आई है, तो क्या होगा कि भाई वो ज्यादा, उनमें ज्यादा नमी रहेगी तो उससे क्या होगा, वो सड़ भी जाएंगे। अब उनकी ज्यादा नमी, एक्स्ट्रा नमी को कम करना है तो उसको अपन डिहाइड्रेशन की प्रोसेस या निर्जलीकरण की प्रोसेस कहते हैं। तो उसकी नमी को कम कैसे करेंगे, मोस्टली जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रहते हैं उनकी नमी को कम करने के लिए सिलिका जेल को, जिसको डिसेंडेंट्स कहते हैं, डिसेंडेंट मैंने अभी शब्द बोला, डेसिकेंट्स जो शब्द बोला उसका मतलब ये होता है कि जो नमी को कम करने वाला पदार्थ रहता है, और वही जो सब्जी और फलों के लिए हम नॉर्मली सिलिका जेल का यूज करते हैं जिससे कि उसकी नमी जो है वो
जो फल और सब्जी रहती है उसकी जो नमी है वो खींच लेता है, जिससे कि वो उनमें एक्स्ट्रा नमी नहीं रहती, जिससे कि वो बैक्टीरिया वायरस उस पर ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं, और वो जब उसकी मंजिल को पहुंच जाते हैं तब तो वो खाली हो ही जाते हैं। तो ये उसको एक बचाने की टेक्निक होती है। उसके बाद आखिरी जो आपका टॉपिक है वो है इंडोर प्लांट एंड देयर मेंटेनेंस। तो इंडोर प्लांट्स, अब इंडोर प्लांट्स नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंडोर प्लांट्स क्या होता है, जो कि कहाँ लगते हैं, जो इंडोर में पौधों के उत्पादन और रखरखाव के लिए आपको स्थानीय नर्सरी और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के लिए पूछना चाहिए। इंडोर पौधों को धूप, पानी और उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है, जबकि आउटडोर पौधों को क्षेत्र के जलवायु के अनुसार देखभाल की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंडोर प्लांट लिए कि जो आपने आपको आपके घर पे ही लगाने हैं, तो आप उसके लिए जो है आप जिसकी नर्सरी से उस पौधे को लेके आए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको कितनी मात्रा में उसमें जो धूप पहुंचनी चाहिए और कितनी मात्रा में उसमें नमी पहुंचनी चाहिए, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कीटों का भी नियंत्रण करके रखना पड़ता है। बस यही जो है इंडोर के बारे में हमने बताया है। तो यहाँ आपका जो है ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे ख्याल से ये क्लास में इतना समझ में आ गया होगा कि आप अगर इस वीडियो को 4-5 बार अगर आपने कहीं चला के भी रख दिया और आपके कान में अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो आपको ये जो है पूरा का पूरा आपका पेपर तैयार हो गया है, वो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा है कि ये एग्ज़ाम टाइम की प्रिपरेशन है, लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है, जिसमें आप लोगों को टेंशन था कि बहुत सारा सिलेबस है, कहाँ से क्या पढ़ें। तो स्टडी मटेरियल अगर देखते हैं तो ऐसा भी होता है कि जब एग्ज़ाम एकदम सामने आ जाती है तो अपन जल्दी जल्दी से पन्ने पलट लेंगे, पर अपने दिमाग में वो चीज़ घुसती नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, क्योंकि वही जो है मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। और इस समय टाइम हो रहा है 12, रात की 12 बज रही है और मैं सिर्फ आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ये प्रॉमिस है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और जल्दी ये वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ और आप तक ये वीडियो पहुँचेगा। धन्यवाद।